अस्सलाम वालेकुम। नसीम राजपूत बीटीवी के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। क्रिकेट हंगामा आप देखते रहे बीटीवी पर, और जिस तरीके के मैचेस पाकिस्तान सुपर लीग के जारी हैं, और ये स्पेशल ट्रांसमिशन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए कि क्या कुछ हो रहा है, और इसी अंदाज से हम आपके सामने पेश करने की कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ अच्छी सजेशंस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चली जाए या उस थिंक टैंक को चली जाए कि जो पाकिस्तान के लिए करामत साबित हो सके। कल जो मैच खेला गया था, हाई स्कोरिंग मैच था, इसमें कोई शुबा नहीं है। एक हाई स्कोरिंग मैच में जो है वो बआसानी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को मात दे दी, और मात भी इस अंदाज से दी कि 8 विकेटें भी बचा के गए और 8 गेंदें भी बचा कर गए, और जब वो टारगेट चेस कर रहे थे 191 रन का, बाबर आजम ने एक मरतबा फिर 81 रन की इनिंग खेली, लेकिन वो भी टीम के काम नहीं आई। 280 प्लस स्कोर, और दोनों में कराची किंग्स को शिकस्त का सामना करना पड़ा। कहीं ना कहीं कंसर्न है ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक के लिए। ये जरूर सोचने का एक मकाम जरूर दिखाई देता है कि ये मैच विनिंग इनिंग क्यों नहीं है, और अगर आप पूरे 20 ओवर्स खेल रहे हैं तो फिर स्कोर 80 तक क्यों है, हमारा ओपनर वो सेंचुरी तक क्यों नहीं जा रहा। ये कहीं ना कहीं सोचने का कंसर्न जरूर है। लेकिन कॉलिन मिनरो के शानदार 88 रन और 71 रन इफ्तिखार के, जिन्होंने बाजी पलट के रख दी और इस्लामाबाद यूनाइटेड को इवेंट में मुसलसल तीसरी कामयाबी दिला दी। जहां तक बात करते हैं आज के मैचेस की, तो आज लाहौर कलंदर्स जो इस्लामाबाद यूनाइटेड से जीती बाजी हार गए थे, वो आज काए कोयटा ग्लैडिएटर्स का सामना करेंगे, जो इस इवेंट में बिल्कुल कहीं भी दिखाई नहीं दिए। जबकि अगर दूसरे मैच की बात कर लेते हैं तो उसमें पेशावर ज़ल्मी की टीम कराची किंग्स का सामना करेगी। तो कराची को आज फिर मौका होगा कि कल जो उन्हें शिकस्त हुई है उसमें वो कहीं ना कहीं ज़ल्मी को हराने के बाद दोबारा ट्रैक पे वापस आए, क्योंकि कराची की टीम मुश्किलात में जाती हुई दिखाई दे रही है। जहां तक बात है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की, तो तैयारियां बहुत उरूज पर है, और फातेह टीम को $16 लाख मिलेंगे। जबकि पाकिस्तान जो इस वक्त आईसीसी रैंकिंग में 5वें नंबर की टीम है, उन्हें $2 लाख मिलेंगे इस आईसीसी टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप की वजह से। पैसे अपनी जगह पे, लेकिन सारी दुनिया देख रही है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ताज किसके सर सजता है। माइकल वॉन, इंग्लैंड के फॉर्मर कैप्टन, ने मुतनब्बे किया है, बल्कि वार्निंग दी है विराट कोहली 11 को कि जिस अंदाज से इस वक्त कीवी टीम खेल रही है, वो एक बहुत कॉम्पैक्ट टीम है और एक बहुत बड़ा चैलेंज उनके सामने होगा। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है कोई और नहीं, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर मैनेजर, कोच, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जिम्मेदारियां अंजाम दी क्रिकेट एनालिस्ट कमेंटेटर हारून रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम हारून भाई। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हो? नसीम ठीक हो? हारून भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन हारून भाई ये कराची किंग्स जब अबुधाबी में लैग का आगाज हुआ था तो वहां पर ये टॉप पर थे, और अब कहीं ना कहीं कुछ बैटरी डाउन होती हुई दिखाई दे रही है किंग्स की। ओवरऑल अगर देखा जाए तो कराची किंग्स की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। मुझे उनकी बॉडी लैंग्वेज भी कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगी। मुझे सबसे ज्यादा हैरानगी होती है कि इमाद वसीम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं उसको देखता हूँ, तो अभी तक मैं यही देख रहा हूँ कि वो पता नहीं क्यों 100% देते हुए नजर नहीं आ रहे, या वो इंजर हैं या कोई ऐसी प्रॉब्लम है। आप देखिए कल भी उन्होंने सिर्फ 2 ओवर्स करवाए। मुझे और बैटिंग में भी अपने आप को ऊपर नहीं लेके आते, हालांकि आखिरी स्टेजेस में आके वो हिटे भी मार सकते हैं। कराची के कैंप में मुझे वो ज्यादा, जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले चार्ज अप हैं, बाकी दूसरी टीमें भी काफी चार्ज अप नजर आती हैं, इन कराची किंग्स समहाउ और द अदर मुझे एक वेल जेल्ड और ऐसी एक यूनाइटेड टीम अभी तक नहीं नजर आई। आई मे बी रॉन्ग, मैं तो बाहर से बैठ के सिर्फ अंदाजा कर सकता हूँ, क्योंकि जब आप खेल रहे होते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि बाबर आजम पाकिस्तान की टीम के कैप्टन हैं, उसके पास बॉलर जा नहीं रहे पूछने के लिए, इमाद वसीम कोई मशवरा नहीं कर रहे बाबर आजम से। यहाँ जैसे होता है ना, कभी भी कोई पोजीशन हो जाए तो आप देखते हैं कि पेशावर ज़ल्मी के सारे प्लेयर्स आगे जमा हो जाते हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड के सारे प्लेयर्स आगे जमा हो जाते हैं कि भाई इस वक्त सिचुएशन क्या है, हमें क्या करना चाहिए। बट आई थिंक इसमें क्रेडिट डेफिनेटली इस्लामाबाद यूनाइटेड को देना चाहिए। टारगेट बुरा नहीं था, 190 कोई कह सकता है कि T20 ओवर्स में अच्छा टारगेट था, लेकिन जिस तरीके से बैटिंग की है मनरो और इफ्तिखार ने, आई थिंक उसके लिए इसके पास कोई जवाब नहीं था कराची किंग्स के बॉलर्स के पास और फील्डर्स के पास, जिन्होंने कैचेस ड्रॉप किए, जिसकी वजह से भी काफी हेल्प मिली इस्लामाबाद यूनाइटेड को।
अरुण भाई, आपने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट की जानिब निशानदेही की है कि समझ में नहीं आ रहा कि अम्माद वसीम 2 ओवर के बाद बाकी 2 ओवर क्यों नहीं कर रहे, दरमियान में आके कहीं ना कहीं विकेट लेने का चांस लेते, आप इफ्तिखार के लिए कहीं फंसाने के लिए आते, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। आपको याद होगा शादाब भी इसी तरीके से शुरू के अंदर जी हेजिटेट कर रहे थे बॉलिंग करने में, उन्होंने आखिरी ओवर नहीं किया था। हमारे खिलाड़ियों का एतमाद में कमी आपको महसूस हो रही है? कहीं ना कहीं कुछ खौफजदा दिखाई दे रहे, हार ना हो जाए, देखिए दोबारा टीम में आए, परफॉर्मेंस चेक हो रही होगी। देखें, जो अच्छी मैनेजमेंट होते हैं, अच्छा ये कैप्टन होता है, बिल्कुल नसीम खिलाड़ी देखो ऑटोमेटिकली बहादुर होकर परफॉर्म करते हैं। हारून भाई, मैं ये कह रहा था कि जैसे आपने भी ये जिक्र किया ना, देखें जहां तक शादाब खान की आप बात करते हो, शादाब खान ने अपनी काफी चीजें बेहतर कर ली। जब वो सेकंड मैच में आए, उन्होंने आखिरी ओवर में आगे बॉलिंग भी की और उनको फायदा भी हुआ। प्लस कल जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने की, आप देखें कि वो अब तक नंबर 4 पे बैटिंग करने आ रहे थे और हम मुसलसल कह रहे थे कि ये क्यों नंबर 4 पे बैटिंग करने आते हैं, जबकि इनके पास अच्छे खासे बैट्समैन मौजूद हैं। इफ्तिखार है, इसके बाद हुसैन तलत है और आसिफ है, और ये ऊपर आ जाते हैं बैटिंग करने। तो आई थिंक उन्होंने अपने 2 मैचेस को देखने के बाद इन्होंने इफ्तिखार को अपने यूजुअल नंबर 4 पे भेजा, जो कि एक बहुत अच्छा डिसीजन था और वो पे किया। वेयर एज मैंने जब कल इमरान वसीम को देखा फील्ड में, तो एक आध फील्डिंग करते हुए अपनी वो उसी उंगली के ऊपर जो उनकी बॉलिंग आर्म है, उसके ऊपर, उनकी मिडिल फिंगर के ऊपर मुझे कोई एक सैनिप्लास जो ऐसी चीज टेप लगी हुई नजर आई, और वो तकलीफ का इजहार भी करते हुए नजर आ रहे थे, जो उनके एक्सप्रेशन से लग रहा था कि जैसे अब 2 ओवर कराने के बाद उन्होंने अगर 2 ओवर नहीं कराए, तो मे भी ये रीजन हो सकता है कि वो अनफिट हो। लेकिन ये इसी मैच की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मुसलसल देख रहा हूँ कि पिछले जितने भी मैचेस में मुझे इमाद वसीम का जो वो एक जमाने में जो मैं उसको देखता था कि वो तो बड़ा ऐसे चार्ज अप प्लेयर होता था और अपनी टीम को, अपने मुरार को लिफ्ट करता था। आप देखें आउट करने के बाद जिस तरीके से वो करते थे, तो ये बड़ा इफेक्ट डालती है। देखिए कैप्टन अगर लीड फ्रॉम द फ्रंट नहीं करेगा, ऐसे नहीं करेगा, तो उसके जो प्लेयर्स हैं वो इतना ज्यादा फिर वो भी इतने चार्ज अप नजर नहीं आते जैसे कल हमें देखने को मिला। अब क्योंकि आज अब वो मैच खेल रहे हैं, दूसरा मैच बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, दोनों टीमों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम कल के मैच के ऊपर हम बात कर रहे थे कि जो जो लैप्सेस हुए, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ, कराची किंग्स को अच्छा स्टार्ट भी मिला। उसके बाद बाबर आजम बीच में, जो अगर आप मिडिल पीरियड देखें, तो उसमें वो जो स्ट्राइक रेट था वो नहीं था, आखिर में आगे उन्होंने रन बनाने की कोशिश भी की, और बाकी जो प्लेयर्स थे जिन्होंने आके हिटे मारने की कोशिश की, परेरा जल्दी आउट हो गए, पहली बॉल पे आउट हो गए, तो जो जहां पर इनको रन ज्यादा बनाने चाहिए थे, वहां इन्होंने अपनी विकेटें गंवा दी और बॉल्स गंवा दी। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि 190 पे इन्होंने फिनिश किया, वरना ये स्कोर 200 से ज्यादा भी हो सकता था। और भाई, जिस तरह नजीबुल्लाह जरदान ने बैटिंग की थी और उनके साथ बाबर बैटिंग कर रहे थे, आपको नहीं लगता अरुण भाई कि अम्माद वसीम ने भी ये बात कही कि हम कम से कम 20-25 रन शॉर्ट थे? जिस तरीके की पिच थी, जो उस तरीके का एटमॉस्फेयर था, जिस तरह हमारी बैटिंग पार्टनरशिप हो गई थी। देखिए ना, परेरा तो आखिरी के 2 ओवर खेलने के लिए आ रहा है, 1.5 ओवर खेलने आ रहा है, अभी अम्माद वसीम भी बैठे हुए, आमिर भी हिटिंग कर लेते हैं, तो आपके पास ऑप्शन तो मौजूद थे। लेकिन बाबर आजम अगर 54 बॉल्स पे 81 रन स्कोर करते हैं, देखें इससे पहले उन्होंने 84 रन स्कोर किए, उनकी टीम 12 रन से मैच हार गई। आज वो 81 रन स्कोर कर रहे हैं, तो 80 प्लस स्कोर कॉलिन मिनरो ने जब 80 प्लस रन स्कोर किया, उनकी टीम जीती है। मिलर ने जब 80 प्लस रन स्कोर किया, उनकी टीम जीती है। ये एक बहुत बड़ा साइन है, जो शायद आप ब्रीफ कर सके ज्यादा बेहतर हमारे नाजरीन के लिए। देखिए उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि जब भी आप जब पहले बैटिंग करते हैं ना, तो नसीम इसका फर्क आपको मैं इस तरह बताऊं। जब आप पहले बैटिंग करते हैं, तो आपके जहन में एक हदफ होता है कि मे बी हम 190 200 तक हम करेंगे, और हम पिच को देख के ये बना लेते हैं कि जी ये पिच ऐसी लग रही है कि यहाँ पर 180 रन जो है वो कम से कम, या 190 रन ऐसा होगा कि जिसके ऊपर हम फाइट कर सकते हैं। जब फिर आप खेलना शुरू करते हैं, तो उसके बाद आपको पिच से और ज्यादा बेहतर अंदाजा हो जाता है कि क्या बॉल बल्ले पे आ रही है, तो आप वही टारगेट अगर आपने 180 का रखा हुआ है, उसको आप 200 पे ले जाते हैं। तो जब आप पहले बैटिंग कर रहे होते हैं, तो आपको टारगेट एक सेट करना पड़ता है, तो आप 10 रन के से या 9 रन के एवरेज से अपने जहन में हदफ को बनाए हुए होते हैं, फिर उसको आपको मेंटेन है। जो एडवांटेज सेकंड बैटिंग को होता है, उनको ऑलरेडी पहले से पता होता है कि हमने किस औसत के साथ रन बनाने हैं, तो इसलिए वो अपनी जो इनिंग को पेस करते हैं। आप हमेशा देखेंगे कि
कि जब भी वो कंपैरिजन शो करते हैं तो सेकंड टीम जो चेस कर रही होती है रन्स, उसका हमेशा आपको रन्स ज्यादा नजर आएंगे एज कंपेयर टू पहली बैटिंग करने वाले के, क्योंकि उन्होंने 10 ओवर में अगर 80 रन बनाए होंगे तो जो सेकंड बैटिंग करने वाली है उसने 10 ओवर में 100 या 110 रन के करीब बना लिए होंगे, क्योंकि उन्होंने टारगेट को चेस करना होता है। तो ये वो फर्क है जो कि पहले बैटिंग करने वाले को थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है कि वो इस बात पे श्योर ही नहीं हो सकता कि क्या 190 सेफ होगा, 200 सेफ होगा। तो ये अपना जो प्रॉब्लम आता है इनको, उस वजह से ये सारी चीजें हो जाती हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूं कि 190 रन इतने बुरे रन नहीं थे। और मनरो ने ठीक है बहुत अच्छी बैटिंग की, इफ्तिखार ने बहुत अच्छी बैटिंग की, लेकिन आप ये देखें ना तो क्या कराची किंग्स के वो जो अपने बोलिंग रिसोर्सेज थे, जो उनके मेन बॉलर्स थे, एक तो देखे ना कल वो नाकाम हुए, प्लस इमाद वसीम अपने 2 ओवर नहीं कर सके, आमिर जो थे वो उतने पेनिट्रेटिव नजर नहीं आए जितना उनको नजर आना चाहिए था, जो क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं ऐसे बॉलर से कि आप आगे पार्टनरशिप को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं। उनका पहले 2 ओवर का स्पेल बुरा नहीं था, लेकिन जब सेकंड स्पेल में वो आए तो उनमें वो पेनिट्रेशन नजर नहीं आई और अपनी कंसंट्रेशन भी आप देखें लूज करते हुए नजर आए। इफ्तिखार के साथ उन्होंने बीच में उलझ पड़े। ऑब्वियसली आप हारते हुए अपने आप को देख रहे हैं तो ये भी एक इस किस्म की फ्रस्ट्रेशन भी नजर आती है कि मुझे विकेट नहीं मिल रही और मुझे चौके और छक्के पड़ रहे हैं। और भाई फील्डिंग स्टैंडर्ड, जिस तरीके का फील्डिंग स्टैंडर्ड हमारे प्लेयर्स का है, या तो हमारे प्लेयर्स की कुछ ना कुछ फील्डिंग बेहतर हो जाती है जब वो नेशनल टीम में आ जाता है, तो कहीं ना कहीं एक फॉरेन इनका फिजियो भी होता है, फॉरेन ट्रेनर भी होता है, फील्डिंग कोच भी होता है, तो वो एक माहौल डिफरेंट हो जाता है। हमने कई प्लेयर्स की फील्डिंग अच्छी देखी, लेकिन ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स के जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में नहीं आ सके। देखिए अरशद बरकी की क्योंकि पाकिस्तान टीम में शामिल हो गए तो एक डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज थी, गो के उन्होंने बहुत ज्यादा खेला नहीं, लेकिन वकास मकसूद की मैं बात कर लेता हूं तो कहीं ना कहीं, या इमरान खान की बात कर लेता हूं, कि वो वाला कॉन्फिडेंस उनके अंदर दिखाई नहीं दिया, कैचेस उनके इधर उधर गिर रहे थे। तो कहने का मकसद है हमारा फील्डिंग स्टैंडर्ड, इसके बावजूद कि हमने बड़े प्रोफेशनल कोचेस हर सूबाई टीम के साथ लगाए हुए हैं, उनका फील्डिंग कोच भी हम लगा के रखते हैं, उनका असिस्टेंट कोच भी हम लगा के रखते हैं, लेकिन वो स्टैंडर्ड हम इंप्रूव नहीं करा पा रहे जो होना चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट की। देखो नसीम, ये इतना आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है कि अगर इसके और मैं जितनी भी डिटेल में आपको अगर बता सकूं कि इसके पीछे रीजंस क्या हैं। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे इस मुल्क में ये है कि हमारा किसी भी टूर्नामेंट से 5 से 10 दिन पहले कैंप लगता है। अब आप देखेंगे अगर आप किसी भी टूर्नामेंट के लिए जा रहे हैं 5 से 10 दिन पहले अगर आप अपना कैंप लगाएंगे तो आप मुझे बताएं कि आपने बैटिंग पे भी तवज्जो देनी है, आपने फील्डिंग पे भी तवज्जो देनी है। क्या ये 10 से 12 दिन इनफ है कि आप वो सारी चीजें उस इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट पे ले आएंगे या उस मैार पे ले आएंगे जो कि जरूरी है टॉप लेवल की क्रिकेट में? नहीं। सबसे बड़ी चीज ये है कि पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ ना तो कोई प्री सीजन कैंप्स लगते हैं, जो कि ऑफ सीजन कैंप्स लगते हैं। दुनिया भर में अगर आप उठा के देख लेंगे जो प्रिपरेशन है वो पहले शुरू हो जाती है, बहुत पहले शुरू हो जाती है। ये जो नया सेटअप आ रहा है इसमें मैं उम्मीद करता हूं कि आइंदा 2-3 सालों में हम देखेंगे कि काफी इंप्रूवमेंट नजर आनी चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द कोचेज आपको यही शिकायत करते हुए नजर आते हैं कि 7 दिन के कैंप में हम क्या ठीक कर सकते हैं, हमें ज्यादा वक्त दें। ऑब्वियसली जब आप ऑफ सीजन के कैंप्स लगाएंगे या आप प्री सीजन कैंप्स लगाएंगे थोड़े से ज्यादा मुद्दत के, तो उसमें आपका फाइनेंशियल इम्पैक्ट होता है, उसमें आपके पैसे लगते हैं क्योंकि आपने सारे प्लेयर्स को बुला के एक जगह पे इकट्ठा करके रखना पड़ता है। लेकिन क्रिकेट के लिए ही तो पैसे कमाया जा रहा है ना, क्रिकेट बोर्ड के पास अगर पैसा आ रहा है तो क्रिकेट के फरोग के लिए ही आ रहा है ना। तो अगर वो क्रिकेट में ही खर्च नहीं होगा तो कहाँ खर्च होगा? तो इसलिए बहुत जरूरी है कि प्री सीजन कैंप्स लगें, और खास तौर पर जो फील्डिंग का शोबा है, हम दुनिया भर की फील्डिंग के स्टैंडर्ड से बहुत नीचे हैं। ठीक है, हमारे चंद एक प्लेयर्स तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग फील्डर्स हैं, मैं उसको शादाब को ले आऊंगा, उसमें मैं बाबर आजम को ले आऊंगा, लेकिन आजम खान का हम क्या करेंगे? हम शर्जील का क्या करेंगे? इवन बड़ी मेहनत करके आपको फखर जमान भी नजर आते हैं, वो मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। शोएब मकसूद अगर आप किसी तरह टीम में शामिल आते हैं, उनको फील्डिंग का मसला हो। हमारे फास्ट बॉलर्स हैं, उनकी फील्डिंग का मैार वो नहीं है जो कि आप दुनिया के दूसरी फास्ट बॉलर्स के उसको देखते हैं। तो इस पे काम करने की जरूरत है, और ये उसी वक्त होगा कि जब आपके प्री सीजन कैंप्स लगेंगे, आपके ऑफ सीजन कैंप्स लगेंगे, उसमें इनके ऊपर, क्योंकि वहां फिर आपका पूरा का पूरा फोकस फील्डिंग के मैार को बढ़ाने पे ही होगा ना, क्योंकि कंपटीशन सामने नहीं होगा। आपको पता है कि यार अभी कंपटीशन की तैयारी नहीं करनी, हमने इस फील्डिंग के उसके ऊपर काम करना है और इसके ऊपर हमने ज्यादा वक्त देना है।
तब जाके फील्डिंग इंप्रूव होगी, क्योंकि एथलेटिसिज्म जब तक आप में नहीं होगा, प्लस प्लेयर्स को खुद शौक होना चाहिए कि मुझे अपनी फील्डिंग में इंप्रूव करना है। हमारे इस मुल्क में एक प्रॉब्लम ये भी है कि प्लेयर्स कतराते हैं फील्डिंग करने से, कि वो डर रहे होते हैं कि यार हमारी फील्डिंग की वजह से कहीं बाहर ना हो जाए। और भाई, यू आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फील्डर ऑफ योर एरा। अपने एरा के आपके बारे में सुनते हैं कि आप एक बड़े कॉम्पैक्ट फील्डर हुआ करते थे आपके दौर के। हमने खिलाड़ियों से सुना है बहुत कि आपके पास से गेंद निकालना बहुत दुश्वार होती थी। और आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि इसमें इंटरेस्ट का बहुत बड़ा दखल है कि आप अपना खुद कितना आपको लगाव है इस चीज से। मैं इंप्रूव करना चाहता हूँ, मैं खुद को बेहतर करना चाहता हूँ, और मैं कितना इंटरेस्ट ले रहा हूँ गेम को, मैं इंजॉय कर रहा हूँ। वसीम अकरम से जब बात हुई हारून भाई मेरी थोड़े दिन पहले, तो उन्होंने बात कही कि हमारे खिलाड़ी इंजॉय नहीं कर रहे गेम को। ये एक बहुत बड़ी चीज है, और हम फेयरलेस क्रिकेट नहीं खेल रहे, हम डरे हुए सहमे हुए दिखाई दे रहे हैं। और भाई जब डरे हुए और सहमे हुए अप्रोच होगी ड्रेसिंग रूम की, देखे ना, यही इफ्तिखार, यही आसिफ, कितने चांसेस मिले इन्हें पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जानिब से, और सपोर्ट करके चांस दिए गए। ऐसा क्या एटमॉस्फेयर ड्रेसिंग रूम का है कि वहां पे उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा। वो जैसे ही कम बैक करते हैं डोमेस्टिक सीजन के अंदर, फिर रन बनाना शुरू कर देते हैं। कुछ पता नहीं है शोएब मकसूद जाएंगे, यहाँ से इतने रन करके जा रहे हैं, वहां क्या कर पाते हैं क्या नहीं कर पाते। आजम खान ने तो ऐसा लग रहा है कि पहले ही कोई बहुत प्रेशर ले लिया है कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आ गया हूं, तो अभी तो उन्होंने ड्रेसिंग रूम का माहौल ही नहीं देखा, तो उससे पहले ही वो प्रेशर में आ गए। ऐसा क्या है हारून भाई? देखिए, ये यहाँ मैं आपको इन्हीं मैचेस के हवाले से आपको बता दूंगा कि अगर आप देखें, आप फर्क ये देखें कि जब मनरो खेल रहे होते हैं, जब आप मिलर खेलते हुए नजर आते हैं, जो वसीम अकरम ने पॉइंट रेस किया एंजॉय करना, आप देखें कि उनके खेल से ऐसा लगता है कि वो उसको एंजॉय कर रहे हैं, ओन कर रहे हैं कि यार हम अगर किसी टीम को हम अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उस टीम ने हमारे ऊपर उम्मीदें लगाई हुई हैं कि हमारी कंट्रीब्यूशन से उनकी टीम जीतेगी, तो आप देखें कि कितने एफर्ट्स करते हुए नजर आ रहे हैं। कल अगर आपने गौर से नहीं देखा, क्योंकि देखें ऑब्वियसली बीइंग अ कोच मैं काफी चीजों को ऑब्जर्व करता हूँ, आप महसूस करेंगे कि कितनी मर्तबा मनरो ने इफ्तिखार को जाके समझाने की कोशिश की, जब वो बहुत ज्यादा हिट्टे मारने लगा, जब वो आमिर से उलझने लगा। देखिए, ये वो चीजें शोर करती हैं, उनको पता है कि ये इस तरीके का गुस्सा जो कर रहे हैं या आपस में ये कर रहे हैं, ये आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। आपका फोकस इस वक्त टोटली आपका क्रिकेट के ऊपर होना चाहिए। आपकी बैटिंग अच्छी हो रही है, इसका फायदा लें। मनरो भी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, आप देखें उसका फायदा लेते हुए नजर आ रहा है। 2 इतनी अच्छी इनिंग्स खेल के अपनी टीम को मैच जिताया। कल इफ्तिखार ने भी बड़ी अच्छी बैटिंग की और उससे पहले भी की। तो हमारे प्लेयर्स को सबसे बड़ी चीज ये कि एक तो डर और खौफ को जो आपने कहा कि सिलेक्शन का जो उनके ऊपर हवा बैठा हुआ है कि पता नहीं हम टीम में रहेंगे या नहीं रहेंगे, अगर आप परफॉर्म करोगे बिल्कुल फियरलेस क्रिकेट खेल के, तभी तो जाके आप आगे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी अच्छा परफॉर्म करोगे ना। यहाँ ही डर डर के सहम के आप अच्छा तो कर लोगे, लेकिन जब आप टॉप क्लास जाके लेवल के ऊपर क्रिकेट खेलोगे, तो वहां अगर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट मोड में नहीं जाओगे, तो आप कभी भी कोई चीज कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। तो ये इंडिविजुअल का अपना हुआ है। देखिए, वसीम अकरम हो गए, ये सारे हो गए। अब आपने मैंने बताया शौक की बात, मैं जब कोच था, मैं अंडर 19 के लेवल पे और इसके ऊपर, तो मैं ना कई दफा फील्डिंग सेशन मेरा हमेशा 40 मिनट का और 1 घंटे का हर सेशन में मेरा उसमें प्लान में एवरी डे फील्डिंग सेशन होता था। ठीक है, मैं बाज दफा 1 आध दिन 2 दिन में जानबूझ के वो सेशन नहीं करता था। मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो मेरे पास आगे कहते हैं हारून भाई आज फील्डिंग सेशन नहीं हुआ। आप यकीन करेंगे कि जो सेशन में मिस करवाता था, कोई भी मेरे पास नहीं आता था कि जी हारून भाई आज हमने फील्डिंग नहीं की। सो मैं सिर्फ ये आपको बताने के लिए कि किस तरीके से हमारे यहाँ प्लेयर्स को शौक नहीं होता अपनी चीजों को इम्प्रूव करने। बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको शौक होना चाहिए। जब तक आप खुद शौक का मुजाहरा नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं हो सकता। अरुण भाई, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे नाजरीन, तो फिर कुछ डिस्कशन आज के मैचेस पे करेंगे, जहाँ काय कोयटा ग्लैडिएटर्स अब शायद सिर्फ प्राइड के लिए मैच खेल रहे हैं कि वो कितने मैच जीत पाते हैं या नहीं जीत पाते। उनका मुकाबला लाहौर कलंदर से जो आज शाम 6 बजे शुरू होगा, जबकि रात को जो दूसरा मैच खेला जाएगा उसमें कराची किंग्स की टीम पेशावर जलमी से मुकाबला करेगी, जो बहुत ही तगड़ा मैच है क्योंकि रिसेंटली दोनों टीमों को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। एक ब्रेक ले रहे हैं, वापस आते हैं तो फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पे भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। क्रिकेट हंगामा में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं
PSL के आज जो मैचेस खेले जाएंगे उन पर थोड़ी गुफ्तगू कर लेते हैं, जिसमें लाहौर कलंदर जो इस वक्त सबसे कॉम्पैक्ट टीम दिखाई दे रही है इस PSL सीजन 6 की, वो जो सबसे कमजोर टीम दिखाई दे रही है कोयटा ग्लैडिएटर्स का सामना करेंगे। और जहां लाहौर कलंदर्स को जो लास्ट मैच में शिकस्त हुई थी वो जीती बाजी हार गए थे अगेंस्ट इस्लामाबाद, 20 रन पे 5 आउट कर लिए, फिर 86 और 151 रन नहीं बने थे। वो कैसा कमबैक करते हैं देखना होगा। वेयर इज कोयटा ग्लैडिएटर्स इज कंसर्न, वो अपने प्राइड के लिए खेलेंगे क्या? वो कुछ ऐसी परफॉर्मेंस शो कर देंगे जिससे उनके फैंस खुश हो जाएं, वरना बहुत कुछ उनके लिए अब इस टूर्नामेंट में बचा नहीं है। जबकि रात को जो मैच खेला जाएगा बहुत ही दिलचस्प, कराची किंग्स वर्सेस पेशावर जल्मी। अरुण भाई, पहले मैच पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लाहौर कलंदर्स पिछले मैच में जिस अंदाज से लूज करके आ रहे हैं, इस दफा खुशकिस्मत है कि उनका मुकाबला ऐसी टीम से है कि जो अब तक टीम नहीं बन पा रही है। हाँ, ये देखिए, इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं, जो पहला मैच है जो कि आपने अभी बताया कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स का, देखिए लाहौर कलंदर ऑलरेडी एक अच्छी पोजीशन पे इस वक्त बैठी हुई है। ये उनका 8वां मैच होगा, 10 पॉइंट के साथ वो ऊपर बैठे हुए हैं। तो उनके लिए तो है, अगर वो मैच जीत जाते हैं तो उनकी पोजीशन बहुत ही सॉलिड होके वो तो क्वालिफाई कर जाएंगे। इस्लामाबाद ऑलरेडी क्वालिफाई कर गई है और मुझे लगता है कि लाहौर कलंदर कर जाएगी, क्योंकि अगर कोयटा ग्लैडिएटर जीत भी जाती है तो ओवरऑल जो टॉप 4 की पोजीशन में इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। दूसरी तरफ जो दूसरे मैच की आप बात कर रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पहले हम पहले मैच की बात कर लेते हैं कि जो कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपना थोड़ा सा जो लॉस्ट प्राइड, जैसा कि आपने जिक्र किया, उसके लिए खेलते हुए एक आध मैच जीते, जो बाकी रिमेनिंग मैचेस हैं वो जीते। और जो उसमें सबसे एक और अच्छी चीज ये है कि उसमें 2 ऐसे प्लेयर हैं जो कि, जिसमें सरफराज है या आजम खान है। आजम, इनके लिए ये आजम है क्योंकि ये पाकिस्तान की टीम में ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हुए। सो इनके लिए कॉन्फिडेंस गेन करना, अपनी फॉर्म में वापस आना, बैटिंग करके मतलब दिखाना, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो बाकी रिमेनिंग मैचेस हैं, तो ये इनको शो करना होगा कि हम देखें ना, हम ये भी बात कर रहे हैं कि सरफराज को मिडिल ऑर्डर में खिला लेना चाहिए, और रिजवान जो है वो अगर ओपनिंग करता भी है तो क्योंकि आपकी मिडिल ऑर्डर में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ये टीम तो अभी जा रही है जो, उसमें तो मिडिल ऑर्डर आपके पास अभी भी खाली है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों प्लेयर्स के लिए जरूरी है कि ये अच्छा अपना परफॉर्म करे। लाहौर कलंदर कोशिश करेगी, ऑब्वियसली उसको चाहिए कि वो अब अगर लास्ट 4 में वो जा रहे हैं, टॉप 4 में वो जा रहे हैं, तो वो एक कॉन्फिडेंट मोड में जाएं, जीतते हुए जाएं। जब टीमें जीत के जाती हैं तो उनका मोरल काफी हाई होता है, कॉन्फिडेंस अच्छा आया हुआ होता है, और वो जाके जिससे भी मुकाबला करते हैं वो घबराते नहीं। लेकिन अगर आपको बैक 2 आपकी शिकस्त लगी हुई हो और फिर आप तीसरे मैच में जाते हैं, तो आप वैसे ही दिल में हल्का सा ये खदशा रहता है कि यार हमारी फॉर्म अच्छी नहीं है, हम दोनों मैच हार गए हैं पीछे, पता नहीं ये मैच भी हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। तो लाहौर कलंदर के लिए ये जरूरी है कि ये आज का मैच जीते ताकि अपने आप को और कंसोलिडेट करें। वेयर एज कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए जरूरी है कि इस मैच को जीत के कम से कम बताएंगे ठीक है हमारा बुरा सीजन गुजरा, लेकिन ये कि हम में अभी भी इतना मवाद मौजूद है कि हम मैच जीत सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि अपने मोमेंटम को बरकरार रखने के लिए लाहौर कलंदर्स को कामयाबी हासिल करना होगी, जबकि दूसरी जानिब कोयटा ग्लैडिएटर्स को कहीं ना कहीं अपने प्राइड के लिए खेलना होगा कि हमारा माजी पाकिस्तान सुपर लीग में कितना शानदार है। ठीक है, ये सीजन खराब चला गया, होता है, बहुत सारी टीमों के साथ हुआ। हमने इब्तिदाई 3 सीजन देखे थे लाहौर कलंदर्स के जब वो आखिरी नंबर से ऊपर नहीं आए थे पहले 3 सीजन में, तो एक सीजन भी नहीं था उनकी परफॉर्मेंस का मैार देखा था। आजम खान कुछ लग रहा है कुछ शेल में चले गए कुछ, जब से पाकिस्तान टीम में उनका नाम आया। हर भाई, मैं वैसे ही आपसे जानना चाहता हूँ, वालिद अगर एज ए हेड कोच बैठे हो आपके ड्रेसिंग रूम में, और बच्चे के जहन में ये भी खौफ हो कि बाहर जाऊंगा तो डांट भी पड़ सकती है बहुत शदीद किस्म की, कि जिस तरीके का मैं खेल रहा हूँ, और दूसरी चीज ये कि मैं अगर परफॉर्म नहीं कर सका तो सब मेरे वालिद को बोलेंगे कि देखो अपने बेटे को खिलाए जा रहे हो, क्योंकि वो हेड कोच है। तो कहने का मकसद है, क्या आजम के लिए बेहतर होगा या मोइन भाई दोनों के लिए कि दोनों में से कोई एक किसी दूसरी टीम के साथ जुड़े और एक जो है वो अलग-अलग टीम के साथ हो? नहीं, ये सही कह रहे हो, लेकिन देखो एक चीज मैं बताऊंगा, देखो ये प्रोफेशनल वर्ल्ड है, इसमें ना कोई भाई है ना कोई बेटा है। जब आप अगर बाप या बेटा या 2 भाई किसी ऐसी पोजीशन पे एक ही जगह पे हैं और वो प्रोफेशनल हैं, तो फिर ये इस किस्म का कोई भी अपने जहन में ये ख्याल नहीं आना चाहिए, ना बाप को ना बेटे को। लेकिन मैं ये फील करता हूं कि ये चीज तो अपने जहन में आती होगी, और उनको ये ज्यादा आजम को होता होगा अफसोस कि यार मुझे इतना
अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है और मैं पाकिस्तान की टीम में भी आ गया हूँ और मेरे से परफॉर्मेंस नहीं हो रही। मेरे अपने नजदीक जो आजम के लिए सबसे बड़ी एडवाइस ये है कि वो अपने जहन से निकाल दे कि वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा है। इस वक्त तो उसको सिर्फ ये देखना है कि मैंने ये मैचेस जो मेरे 3 बाकी हैं, मैंने यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस करके दिखानी है। मुझ में एबिलिटी है, अपनी एबिलिटी के ऊपर कॉन्फिडेंस रखे और उसके बाद जब वो अंदर खेलने जाए तो इस चीज का ना फिक्र करे कि आगे मेरे रन होते हैं या नहीं होते। देखिए जब आप ये सोच के जाते हैं कि पता नहीं रन होंगे या नहीं होंगे, मेरे से पीछे भी रन नहीं हो रहे, तो आप और ज्यादा शेल में चले जाते हैं, आप टेंस हो जाते हैं, आपकी बॉडी फ्रीली काम नहीं करती। तो आप अपने इस माइंडसेट के साथ जाएं कि आज मैंने कुछ करके दिखाना है, कॉन्फिडेंट मोड पे जाके और अपना जो नेचुरल गेम है वो खेलें। अगर वो ये समझ के जा रहे हैं कि मैं पहले 2 ओवर खेल लूंगा, 3 ओवर खेल लूंगा, देखिए इससे पहले भी तो जब रन करते थे तो ये तो नहीं सोचते थे कि मैं 2-3 ओवर खेल लूंगा। वो तो जाते ही उनको जो हाँ। बॉल नजर आती थी उसको मार रहे होते थे। तो आई थिंक उसको भी यही देखना चाहिए। और बाकी मुइन इतना सीजन कैंपेनर है, उसको पता है कि किस तरीके से शेल से निकलते हैं जब आपकी बैट फॉर्म हो, तो वो उसको एडवाइस डेफिनेटली करता होगा। लेकिन अल्टीमेटली वही नसीम देखें, बाहर से बैठ के जितने बड़े बड़े कोचेज हों सब कुछ वो आपको एडवाइस करेंगे, आपको गाइड करेंगे, लेकिन जब आप रोप क्रॉस करके अंदर आप उन 2 विकेटों के दरमियान बैठ के जब आप गार्ड लेते हैं अंपायर से, फिर वो सारी कोचिंग सारी चीजें गायब हो जाती हैं। फिर आप अपने कोच खुद हो, क्योंकि वो आपने मुकाबला करना है, सामने से बॉलर आ रहा है, वो 140 150 पे बॉलिंग कर रहा है या वो स्पिन कर रहा है, तो मैंने उसको किस तरीके से करना है, और ये बॉलर ने फील्डर ली है और मुझे इस फील्ड को कैसे तोड़ना है। सो दिस इज हाउ उनका वो जेन वहां चलना शुरू होता है। और उस कोई कोच उनके जेन में नहीं होता है किसी भी बैट्समैन, वो अपना कोच खुद होता है, क्योंकि उस कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में अब उसने मुकाबला करना होता है अपने उस हरीफ का जो उसके सामने बॉलर की सूरत में मौजूद है। और भी अगर आजम को 3 नंबर पे बैटिंग कराई जाए कॉन्फिडेंस बहाल कराने के लिए, इज दिस गुड फॉर यंगस्टर? देखिए मुझे तो नंबर के ऊपर तो मुझे इस वक्त कोई इशू है। मेरे अपने नजदीक देखिए मैं आपको बताऊं कि जब एज ए बैट्समैन मैं पहली दफा या कोई भी बैट्समैन खेला तो मैं अपनी नेशनल बैंक की टीम से 7वें नंबर पे बैटिंग करने गया, जबकि मैं अपने क्लब में और उसमें मैं नंबर 3 बैट्समैन था, टॉप का बैट्समैन था। लेकिन मुझे पता था कि मैं 7वें नंबर पे अगर गया हूं तो यहाँ मैं परफॉर्म करूंगा, तब उनको पता लगेगा कि मेरी बैटिंग एबिलिटी क्या है। तो उस 7वें नंबर पे जाके जब मैंने परफॉर्मेंस किया, उसके बाद 1 से 2 मैचेस में तो उन्होंने फौरन मेरा नंबर ऊपर कर दिया, 4 से 3। सो आजम को भी इस वक्त सिर्फ यही देखना है कि वो टीम की सिचुएशन के लिहाज से उसको उन्होंने रखा हुआ होता है कि हम उसको 5 भेजेंगे, 6 भेजेंगे या 4 भेजेंगे। लेकिन जिस भी नंबर पे उसकी बैटिंग आती है, उसका काम तो ये है कि उसको कंट्रीब्यूशन चाहिए टीम को। और वो कंट्रीब्यूशन क्या है? कम बॉलर में ज्यादा रन करना। आप पावर हिटर हो, आप पावर हिटिंग करके बताओ, और आप ये जिस मकसद के लिए आपको टीम में रखा गया है। सो मेरे अपने नजदीक आई विश के आजम जो है अपने जहन से सारी चीजें निकाले और अंदर जाके अपने बस बैट है और सामने बॉलर है, उनका मुकाबला करना है उसने, और वो करना जानता ही है। ऐसा तो नहीं कि उसने पहले रन नहीं किए हुए, उसने किए हुए हैं। जब आप अपनी अच्छी इनिंग्स को याद करो कि वो कैसे खेली हुई थी, आप दोबारा खेलेंगे आप। हफीज के लिए कितना इंपॉर्टेंट है हारून भाई अब एक एक मैच, ताकि हम देख रहे हैं कि साउथ अफ्रीका देन जिम्बाब्वे उनकी फॉर्म का खासी खराब चल रही है और इंपॉर्टेंट कंटेंडर है, बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर द वर्ल्ड कप। हाँ नहीं देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है। और मुझे एक्सपीरियंस प्लेयर्स का सिर्फ ये होता है कि 2-3 मैचेस उनके अगर बुरे भी गुजर जाते हैं तो ये एक आध अच्छी इनिंग के बाद वो वापस फॉर्म में वापस आ जाते हैं, क्योंकि इस तरह की बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। इंतजाम का अगर आपको याद होगा कि एक वर्ल्ड कप उसका कितना बुरा गया था, लेकिन जैसे ही वो वापस आया डोमेस्टिक क्रिकेट में खेला फिर उसकी फॉर्म आ गई। लेकिन यहाँ मसला ये है कि हफीज के पास यही 2-3 मैचेस हैं जितना कि वो अगर वो परफॉर्म करके वापस आ जाए। लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो वापस फॉर्म गेन कर लेगा। एक आध अच्छी इनिंग की जरूरत होती है कि जो टॉप और क्लास के बैट्समैन होते हैं उसके बाद फिर उनका मोमेंटम शुरू हो जाता है और वो आगे अच्छा करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज हफीज भी रन करेंगे लाहौर कलंदर्स के लिए। और जैसे कि मैं इसी कॉन्टेस्ट में बात कर रहा था कि लाहौर कलंदर के लिए तो ये मैच जीतना जरूरी भी है कि वो एक मोमेंटम बनाए, विनिंग उसमें वापस आए मोड में। और जो हमने कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए तो कहा ही है कि उनको तो सिर्फ ये बताना है, क्योंकि नदीम उमर साहब ऑलरेडी कह चुके हैं कि मुझे क्या अपने फैंस को कह चुके हैं कि बड़ा अफसोस है कि हमारी टीम वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकी जिसको हम समझ रहे थे कि ये टीम देगी। बिल्कुल, रात का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे दोनों टीमें कंटेंडर्स हैं अभी तक टॉप 4 में आने की, और
कराची किंग्स के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है इस लिहाज से कि दो मुसलसल मैचेस हार गए। वो टीम जब कराची से अबू धाबी गई थी तो पॉइंट टेबल पर टॉप पर थी, जो हारून भाई बिल्कुल नीचे आ गई है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट देखिए मैच होगा अगेंस्ट पिशावर जलमी। देखिए देखिए एक तो और इस टूर्नामेंट के कॉन्टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस वक्त 8 मैचेस खेल के पिशावर जल्मी 8 पॉइंट पे खड़ी है, वेयर 7 मैचेस खेल के कराची किंग्स 6 पॉइंट पे खड़ी है। तो ये जो मैच है, इसका जो फैसला होना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस पूरे पॉइंट्स टेबल के ऊपर। अगर आज कराची अपना 8वां मैच खेलते हुए 2 पॉइंट हासिल कर लेती है, तो फिर पिशावर जल्मी के पास सिर्फ एक मैच रह जाएगा और कराची जाके 8 पॉइंट के साथ उनके साथ खड़ी हो जाएगी। अगर पेशावर जल्मी आज का मैच जीतती, जो कि बहुत जरूरी है उसको जीतना, क्योंकि उसके बाद उनके पास सिर्फ एक मैच रह जाएगा। तो फिर क्या होगा कि अगर वो 8 से 10 पॉइंट पे चले जाते हैं, तो कम से कम वो सिक्योर हो जाएंगे कि जी हम कम से कम टॉप 4 में फिनिश कर सकते हैं। लेकिन आज का मैच अगर वो हार जाते हैं और अगला मैच भी उनका एक इंपॉर्टेंट टीम के साथ है, तब तो पिशावर जलमी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो फिर टॉप 4 में फिनिश करे, क्योंकि मुल्तान सुल्तान जिस तरीके से खेलती हुई आ रही है, अगर वो अपने बाकी रिमेनिंग तीनों मैचेस जीत जाती है, तो वो तो निकल जाएगी आगे। और कराची अगर आज जीत जाती है मैच, उसके बाद 2 मैचेस कराची के पास मौजूद होंगे, तो कराची को 2 मैचेस में से एक मैच जीतना होगा, तो फिर वो भी टॉप 4 में आ जाएंगे। तो इस कॉन्टेस्ट, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आज का जो ये वाला मैच कराची किंग्स और पिशावर जल्मी का है ना, वो इस टूर्नामेंट के टॉप 4 में आने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और की मैच है। और इन दोनों टीमों को इस चीज का एहसास होगा, इसलिए आज जो कॉन्टेस्ट सेकंड होना है ना, उसको वाकई देखने के काबिल होगा कि दोनों टीमें किस तरह लड़के इस मैच को जीतने की कोशिश करती और मैं कल भी हमने बात की थी कि कहीं ना कहीं कुछ साइकोलॉजिकल एडवांटेज इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराने के बाद कीवी टीम के साथ जरूर आ गया है, लेकिन इंडियन टीम को भी कहीं भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि वो भी जो क्रिकेट खेल रहे हैं पिछले कुछ 4-5 साल से। आप कमाल की क्रिकेट खेली, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा के आ गए, जिस मुल्क में जा रहे हैं वहां पे फतह हासिल कर रहे हैं। लेकिन माइकल वॉन ने एक न्यूट्रल है, इंग्लैंड के फॉर्मर कैप्टन है, और अपनी मकामी कंडीशंस को देखते हुए उन्होंने वॉर्न किया है, यानी कि मुतनब्बे किया है आपको विराट कोहली को कि अब कीवी बहुत कॉम्पैक्ट टीम है और इट इज नॉट अ जोक टू बीट देम। ये मजाक नहीं होगा उनको हराना। आप एग्री करेंगे? है। इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि जैसे कि हमने कल भी थोड़ा सा हल्का सा जिक्र किया था कि जो 2-3 एडवांटेजेस जो जा रहे हैं न्यूजीलैंड के पास, एक तो ये कि वो 2 टेस्ट मैचेस खेल के ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का मैच खेल रहे हैं, वेयर एज जो इंडिया की टीम है, जो कि प्लेयर्स ऑब्वियसली सारे के सारे ये प्लेयर्स आईपीएल खेल के आ रहे हैं, यानी T20 के फॉर्मेट से वो टेस्ट मैच के फॉर्मेट में आएंगे। वेयर एज न्यूजीलैंड की टीम जो है वो टेस्ट मैचेस खेल के टेस्ट मैच चैंपियनशिप का फाइनल खेल रही है। तो ये तो एक तो बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि कितनी जल्दी लॉन्गर वर्जन के बोर्ड में इंडिया की टीम आती है। प्लस जो फिर न्यूजीलैंड का अटैक है, जेमिसन है, मैट हेनरी हैं, उसके बाद बूल्ट हैं, और वो हमेशा तंग करते हैं टेस्ट मैच में। और इस तरह वो, और उसके बाद उनके पास जो एजाज पटेल हैं, वो भी एक अच्छे स्पिनर के तौर पे अब नजर आए हैं, जिस तरह हमने देखा है कि वो ऑड विकेट्स ले देते हैं। दूसरी तरफ इंडिया अभी जितने भी मैचेस खेल के आए, चाहे उनके जितने भी फास्ट बॉलर्स हैं, ईशांत शर्मा हो, शामी हो, उमेद यादव हो, ये सारे के सारे जो प्लेयर्स हैं, ये सब T20 4-4 ओवर्स, उमेश यादव जी 4-4 ओवर्स के मैचेस खेल के आ रहे हैं। अब इन्होंने लंबे लंबे ओवर्स करने होंगे टेस्ट मैचेस पे। फिर इनके पास जडेजा भी हैं, अश्विन भी हैं, जो कि स्पिनिंग डिपार्टमेंट में बैटिंग बहुत स्ट्रांग है, रोहित शर्मा। एक इंट्रा स्क्वाड मैच खेल रहे हैं ये लोग वहीं पर ही जहां पे मैच खेला जाएगा, जिसमें आपस के ही खिलाड़ी खेल रहे हैं, और उसमें लंबी लंबी बॉलिंग भी कर रहे हैं और लंबी लंबी बैटिंग भी दिखाई दे रही है। लेकिन अपने पास लंबा टाइम नहीं रह गया, इस पे जरा कल और डिटेल में बात करेंगे। एक सवाल मैं जाते जाते आपसे करूंगा, और भाई केन विलियमसन की बात कर लें या विराट कोहली की बात कर लें, दोनों जो टॉप ब्रैकेट है बैट्समैनों का उसके अंदर आते हैं, कमाल के बैट्समैन है। लेकिन इन दोनों की कयादत को अगर आप मुआवजा करें, और क्योंकि कहते हैं कि ये लीडरशिप का भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, ये जो वन ऑफ टेस्ट मैच है, जो फाइनल है टेस्ट चैंपियनशिप का। देखिए, इसको मैं छोटी सी दो चीजों में मैं आपको इसको सम अप करूंगा कि विलियमसन जो है ना, वो बहुत टेक्टिकल सॉर्ट ऑफ अ कैप्टन है, जो कि हर चीज को सामने देखते हुए टेक्टिकली वेरी साउंड और सिचुएशन को समझते हुए एक्ट करते हैं वो।
और उनको दूसरी तरफ विराट कोहली एग्रेसिव है, वो इतना ज्यादा टेक्टिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर नहीं जाते, वो अपनी एग्रेशन के साथ टीम को इस तरह करते हैं, खड़ा करने के लिए कोशिश करते हैं। सो वो जो है ना अपने एग्रेशन के साथ कप्तानी करते हैं, वेयर एज विलियम्स जो है केन विलियमसन, वो बड़ा कूल हेडेड, बड़ा सोच समझ के चीजों को लेके चलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क इन दोनों की कप्तानी में आपको नजर आएगा। और आप अभी तक अगर देखा जाए तो मैं फील करता हूं कि न्यूजीलैंड ने अभी तक जितने भी कैप्टन्स प्रोड्यूस किए हैं वो थिंकिंग कैप्टन्स रहे हैं। आप चाहे इससे पहले जितने भी कैप्टन्स को आप देख लें, वो हमेशा से ऐसे थे, चाहे वो ग्लेन टर्नर को ले लें, चाहे आप जो इनके ओपनिंग बैट्समैन जो इंडिया के कोच भी रहे हुए थे उसको ले लें, और अब ये केन विलियमसन है, इनको ले लें, इवन लैथम ने जो कप्तानी की है वो भी दे कीप ऑन थिंकिंग कि ये क्या कर रही है ऑपोजिशन, क्या नहीं कर रही। वेयर एज जब से हमने देखा है कि जो कोहली के आने से इंडिया की टीम में जो एग्रेशन आया है, जो धोनी के आने से जो एग्रेशन आया है, धोनी बहुत कूल माइंडेड कैप्टन थे, लेकिन उनका एग्रेशन नजर आता था उनकी कप्तानी में। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है नसीम इन दोनों ही कप्तानी में। तो केन विलियमसन जो है ना वो मुझे बहुत थिंकिंग कैप्टन लगते हैं, और वो इसी वजह से उनके रिजल्ट दिखाई देता है। अरुण भाई बिल्कुल टाइम खत्म हो गया। ये खबर बस जाते जाते अपने नाज़रीन को देता जाऊं कि फैफ डुप्लेसी क्वेटा ग्लैडिएटर्स के नहीं खेलेंगे, जो अनफिट हो गए थे। थैंक यू वेरी मच हारून भाई। और यहाँ नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत जिंदगी रही तो फिर कल शाम को 4 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान।